Hello everyone. So as you know that I am doing Indian Polity by Laxmikanth. Today we are going to start a new chapter, which is chapter number 4, which deals the preamble of the Constitution. Okay, so I think there will be 2 or 3 parts for this chapter. So this is the part 1. Okay, based on the length of the chapter, I will decide the parts. So anyway, this is the part 1. This is about myself. I did master from IIT Bombay. So let's see in this introductory part, which is preamble of the Constitution. Okay. So, okay. Though American Constitution was the first to begin with the preamble, many countries, including India, followed this practice. The term preamble refers to the introduction or preface to the Constitution. It contains a summary or essence of the Constitution. देखिए जो हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है प्रियम्बल से. ठीक है, तो उस चीज को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किया तो शुरू में सबसे स्टार्टिंग में प्रियम्बल को डाला गया. ठीक है, तो प्रियम्बल क्या बताता है? इट सेज समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. इन अ शॉर्ट इट विल से लाइक दिस. ओके, अब एन पलखीवाल, an eminent jurist and constitutional expert, called the preamble as the identity card of the constitution. So इनका ये बोलना कि जो preamble होता है it is nothing but it is the identity card of the constitution. The preamble of Indian constitution is based on objective resolution. आपको पता होगा कि जो पंडित नेहरू, ओके यहाँ पे लिखा हुआ है, drafted and moved by the पंडित नेहरू and adopted by the constitutional assembly. ठीक है, अब जैसे जो हमारा पहला सेशन हुआ था, जब पहली बार लोग बैठे थे, तो नेहरू जी एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे. उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में उन्होंने जो चीजें बोली थी उसी चीज को एज अ प्रियम्बल में रखा गया था. ठीक है, तो इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ द पंडित नेहरू. It has been amended by 42nd Constitution Amendment Act 1976. Which added 3 new words: socialist, secular and integrity. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे ये तीनों वर्ड्स प्रियम्बल में नहीं थे. फिर उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 आया. इस अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे 3 नए वर्ड्स डाले गए, विच इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी. ओके, अब जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन अगर ओपन करोगे तो यू विल गेट सम टेक्स्ट. ओके, so what is the text of the preamble? So this is nothing but is the text of the preamble. इसके बाद भी और चीजें थोड़ी सी दी हुई हैं. No, yes, this is the entire text which is given in the our constitution. Okay, so we'll read this, and those who are watching this, I will suggest you please memorize this preamble. ठीक है, इसको मेमोराइज करने का रीजन ये है, यू विल नॉट माइट गेट क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स विद दिस, बट जब भी आप मेंस लिख रहे हो, चाहे वो स्टेट पीएससीज के मेंस लिख रहे हो, चाहे वो यूपी पीसीएस है या फिर जो भी पीसीएस आप दे रहे हो वो, और इफ यू आर राइटिंग यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी में जो पेपर 2 होता है, इवन जो हमारा यूपी पीसीएस में जो पेपर जीएस का पेपर 2 होता है, जीएस पेपर 2, इट इज कंप्लीटली ऑफ पॉलिटी. ठीक है, पॉलिटी एंड आईआर का होता है. तो जो हमारे पॉलिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं वहां पे अब आई विल नॉट अब डायरेक्टली इसको कोट कर दो प्रियम्बल में. इसका जो जिस्ट है, जैसे जस्टिस, व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज लिबर्टी, व्हाट इज इक्वालिटी, व्हाट इज फ्रेटर्निटी, तो जैसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इसके उसके एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, कि डेमोक्रेसी क्या होती है, रिपब्लिक क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, लिबर्टी क्या होता है, इक्वालिटी क्या होती है, फ्रेटर्निटी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में. तो जब मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली इन सब चीजों को वहां पे कोट कर सकते हो. ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो उससे क्या होगा कि आपका जो आंसर होगा ना और ज्यादा इंप्रूव होगा. मतलब एक जनरल जो बच्चा सीधा सीधा लिख रहा है और आप इसेंस ऑफ प्रियम्बल भी अगर उसमें डाल रहे हो, तो जो भी एग्जामिनर चेक करेगा उसको और से थोड़ा अलग लगेगा, और यू माइट गेट सम एक्स्ट्रा मार्क्स विद दैट.
ओके, सो इस वजह से आपको ये मेमोराइज होना चाहिए। आप इसको 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितनी बार पढ़ोगे अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बस इसको 2 बार 4 बार रोज इसको बार रटो, बस इसको रट लो, कहने का मतलब। ठीक है, सो विल सी, या रट लो और फिर मीन्स जब भी दे रहे हो तो आप वहां पे उसको कोट कर सकते हो। पूरा पूरा ऐसे प्रियम्बल नहीं कोट करना, बट हाँ इसमें जो चीजें दी हुई हैं उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के मॉडिफाई करके यू कैन प्रेजेंट। ओके, सो विल सी, विल जस्ट रीड। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। ये जितने भी वर्ड्स इसमें दिए हुए हैं सबका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, तो वो सब चीजें हम लोग वहीं पे देखेंगे। ठीक है, देखिए, what is the text of this? We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens what? Justice. Justice किसमें किसमें? Social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all क्या? Fraternity, assuring the dignity of individual and the unity of integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. ठीक है, so this is nothing but is the entire preamble. अब देखिए, ये जो यहाँ पे इस कलर में लिखा हुआ है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये तीनों वर्ड्स नहीं थे, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे डाला गया था। ओके, आई विल जस्ट रीड वन मोर टाइम दिस, ओके, बट आई विल सजेस्ट यू टू डू जस्ट पॉज द वीडियो व्हाइल यू आर वाचिंग, एटलीस्ट रीड 10 टाइम्स। ठीक है, आपको थोड़ा सा तो याद हो ही जाएगा, स्पेशली जो लोग पहली बार इसको देख रहे हैं प्रियम्बल को। आई विल नॉट से द वीडियो। ओके, सो आई विल जस्ट रीड वन मोर टाइम फॉर यू। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. Okay, so this is nothing but is the preamble of text of the preamble. Okay, again I will tell you, just read 10 times, 20 times, 30 times, whatever times you can remember that, I mean read that. अब जितनी बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बिलीव मी, आप मेंस में कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे, इसको यूज करके आप एकदम अच्छा खासा लिखोगे। ठीक है, कुछ नहीं आता है ये भी थोड़ा सा पता है तो यू कैन राइट। ठीक है, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आप जीएस पेपर 2 यूपी पीसीएस वाले अगर हो, जीएस पेपर 2 या इवन यूपीएससी वाले भी हो, या जो भी स्टेट पीएससी दे रहे हो, जीएस पेपर 2 खोलो, उसके क्वेश्चन देखो। आप 4 से 5 क्वेश्चन प्रियम्बल के बेसिस पे आप कर सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में। ठीक है, सो नाउ ingredient of the preamble, क्या चीज है उसमें? The preamble reveals 4 ingredient or components. First, source of authority of constitution. The preamble states that the constitution derived its authority from the people of India. Okay. Second is nature of the Indian state. It declares India to be a sovereign, socialist, secular, democratic and republican polity. कहने मतलब अगर कोई प्रियम्बल पढ़ता है ना, तो किसी भी कंट्री का बंदा अगर प्रियम्बल पढ़ता है तो उसको जो हमारा इंडिया है वो इंडिया कैसा है वो समझ में आ जाएगा। मतलब ऑब्वियसली एजुकेटेड हो, थोड़ा सा समझता हो चीजों को, तो उसको समझ में आ जाएगा ओके हाँ इंडिया जो इट्स अ सोवरेन कंट्री, इट्स अ सोशलिस्ट कंट्री, इट्स अ सेकुलर कंट्री, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ पब्लिक कंट्री। ठीक है, तो ऐसा ये कहने का मतलब द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, और ये चीज भी ये बताता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट स्पेसिफाइज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी
एज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? दीज आर द ऑब्जेक्टिव, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द ऑब्जेक्टिव्स। Fourth, date of adoption of the constitution, it stipulates November 26, 1949 as the date, ठीक है। अब जो हमारा उस समय उस दिन अडॉप्ट हुआ था 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ है। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कब अडॉप्ट हुआ है। सो इट इज अडॉप्टेड ऑन 1940 26 नवंबर ऑफ 1949। देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जैसे इस डेट में सारे आर्टिकल्स इंप्लीमेंट नहीं हुए थे, जैसे सिटीजनशिप इंप्लीमेंट हुआ था, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सब चीजें इंप्लीमेंट हो गया था, बट एक काफी बड़ा पोर्शन इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। वो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, जो रिपब्लिक डे बोलते हैं, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली, जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हुए थे, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है कि कब पूरा इंप्लीमेंट हुआ था, तो आपको 26 जनवरी 1950 करना है। और अडॉप्ट कब हुआ था? अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949, ठीक है। अब देखिए कीवर्ड्स कौन कौन से हैं हम लोगों ने देखा है इसमें, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। सो दीज आर द की वर्ड्स विच इज गिवन इन द प्रीएम्बल। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। यही चीज मैं आपको बोल रहा था कि मीन्स में कुछ सोवरेन से कुछ क्वेश्चन आ गया, या सेकुलर से आ गया, या फिर डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में अगर आया हुआ है, तो जो प्रीएम्बल में इसके एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं, यू कैन यूज दोज एक्सप्लेनेशंस इन योर आंसर राइटिंग। ओके, सो विल सी वन बाय वन। सो द फर्स्ट वन इज द सोवरेन। The word sovereign implies that India is neither a dependency nor a dominion or of any other nation, but an independent state. सोवरेन मतलब ये हो गया कि जैसे अंग्रेज जब थे तो कंट्रोल कर रहे थे, अभी कोई नहीं कंट्रोल कर रहा है, अभी हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं। इट इज अ इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। मतलब जो हमारी इंडिया की टेरिटरी है उसको कोई दूसरी कंट्री कंट्रोल नहीं कर रही है। वी आर द सोवरेन कंट्री, ठीक है। तो सोवरेन का मतलब किसी एक्सटर्नल पावर का हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सोवरेन। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ठीक है। अब कोई इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, मतलब जैसे अंग्रेज जब थे तो जो ऑर्डर इंग्लैंड से आता था वो इम्प्लीमेंट होता था, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वी आर द फ्री कंट्री, इंडिया इज अ फ्री कंट्री, एंड ये इनकी जो भी अफेयर्स हैं, चाहे इंटरनल और एक्सटर्नल, दे हैज टू डिसाइड, कोई दूसरा नहीं डिसाइड करेगा, दूसरी कंट्री के लोग डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। दो इन 1949 इंडिया डिक्लेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हर फुल मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन and accepted the British Crown as the head of the Commonwealth. This extra constitutional declaration does not affect Indian sovereignty in any manner. ठीक है, जो कॉमनवेल्थ नेशन मतलब ये जो ब्रिटिशर्स जिस कंट्री में रूल किए थे उसको, उन सारी कंट्री को मिला के एक कॉमनवेल्थ नेशंस बनाया गया। उसका जो क्राउन दिया गया उसको ब्रिटिश को दिया गया, बट इसके वजह से ये नहीं बोल सकते हैं कि इंडिया की जो सोवरेनिटी है वो अफेक्ट हुई है, ठीक है। फर्दर इंडियन मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ आल्सो इज नो वे कॉन्स्टिट्यूट अ लिमिटेशन ऑन हर सोवरेनिटी। इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वजह से जो इसकी जो सोवरेनिटी उसमें किसी तरीके का लिमिटेशन आने वाला है, ठीक है ना, आया हो या आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट विल बी ऑलवेज द सोवरेन कंट्री। बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन नाइदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ द फॉरेन स्टेट। अब चूंकि सोवरेन कंट्री है तो ये दिस कैन नॉट बी एक्वायर फॉरेन टेरिटरी, ठीक है, अंटिल की दूसरी टेरिटरी इसमें मिलना नहीं चाह रहा। जैसे हमारा जो सिक्किम है, सिक्किम वॉज नॉट, आई मीन आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, बट ऐसा तो नहीं था कि इंडिया जाके उसको एक्वायर कर लिया। उन लोगों ने खुद बोला कि वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। 1975 में फिर
एक वोटिंग हुई, वहाँ के 98% लोगों ने बोला कि वी वांट टू ज्वाइन इंडिया, फिर उसके बाद वो इट बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये अलग चीज़ है, इसका मतलब ये नहीं कि वी वेंट एंड वी जस्ट एक्वायर दैट, बट एज अ सोवरेन कंट्री वी कांट डू दैट, वी शुड नॉट डू दैट। ओके, so this is all about the meaning of sovereign. ठीक है, socialist, what is meaning of second key word is given in the preamble is socialist. So what is socialist? Even before the term was added by 42nd Amendment Act of 1976, शुरू में नहीं था, ये बाद में ऐड हुआ socialist. The constitution had a socialist context, socialist content in the form of certain directive principle of state policy. देखिए, जो हमारा शुरू में जब बना था तो ये नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो सोशलिस्ट होने के जो फीचर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. इट वाज ऑलरेडी इन डीपीएसपी, which is nothing but is the directive principle of state policy. In other words, what was implicit in the constitution has now been made explicit. ठीक है, मतलब एक तरह से शुरू में नहीं था, अब एकदम हम लोगों ने उसको बोल ही दिया कि ठीक है हमारा सोशलिस्ट भी है. Okay. Moreover, the Congress Party itself adopted a resolution to establish a socialist pattern of society in its Avadi session as early as in 1955. ठीक है, आवड़ी जो है ये एक जगह है तो चेन्नई में, मैं गया हूँ यहाँ पे. ठीक है, सो ये 1955 में इन्होंने सोशलिस्ट पैटर्न की सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया गया था बाय अ रेजोल्यूशन व्हिच इज डन बाय द कांग्रेस पार्टी एंड टुक मेजर अकॉर्डिंगली, मेजर्स अकॉर्डिंग, और जो भी उनको मेजर्स लेने थे अकॉर्डिंगली उसको किया भी. नोटेबली द इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिस्ट इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म. जो हमारा जो सोशलिज्म, इट इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, it is not a communistic socialism, also known as state socialism. ठीक है, which involve the nationalization of all means of production and distribution and the abolition of private property. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम जैसे प्रिंसली स्टेट था वो क्या काफी बड़ा बड़ा पार्ट उन्हीं का रहता था. ठीक है, सिर्फ किसी एक ही बंदे का हो गया. प्राइवेट में क्या होता है, किसी एक बंदे का सब कुछ होता है. लेकिन सोशलिज्म जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि चीज़ों को नेशनलाइज करना, यू कैन से दैट गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाना, और फिर एक बार जब वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई तो उसको कोई भी वहां पे जा सकता है. फिर एक मान लेते हैं एग्जाम होगा, अब एग्जाम निकाल के कोई भी जा सकता है, बट किसी प्राइवेट बंदे का होगा तो नहीं जा सकता ना. तो हमारा सोशलिज्म ऐसा है, मतलब इट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे बोल रहा है ऑल्सो नोन एज स्टेट सोशलिज्म which involve the nationalism of all means of production and distribution and the abolition of the private property. जैसे आप देखो बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, उससे पहले क्या था कि सारे बैंक्स प्राइवेट किसी के होते थे, फिर उसके बाद नेशनलाइज किया गया, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट बनाए गए. अब जब गवर्नमेंट बनाए गए तो वहां पे जैसे अंग्रेजों के टाइम में क्या था कि कोई भी बैंक बना तो उसी के मामा के बच्चे, मामा, चाचा, काका, यही लोग उसमें हैं, उन्हीं के रिलेटिव्स को ही दिया जा रहा है लोन. जो आम जनता उनको कोई फायदा नहीं है उससे. ठीक है, अब ये सब चीजें बाद में भी चल रही थी ऐसे ही. ठीक है, जॉब भी उन्हीं को मिल रहा है. तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि नेशनलाइज कर दिया, गवर्नमेंट बना दिया सबको. अब गवर्नमेंट बना के एग्जाम होगा तो सब लोग आएंगे उसमें, सब लोग आएंगे. उसके बाद फिर अब जब गवर्नमेंट की वो चीज हो गई तो सबको लोन मिलेगा, सबका बिजनेस बढ़ेगा. सो दिस इज काइंड ऑफ सोशलिज्म. ठीक है, जबकि चाइना में थोड़ा अलग है. मतलब चाइना में भी आप बोल सकते हो कि चाइना में सब कुछ गवर्नमेंट का होता है, कुछ भी मतलब एक तरह से इवन प्राइवेट का है तो भी उस पर गवर्नमेंट, जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल होता है. ठीक है, तो उससे फिर करप्शन वगैरह रिड्यूस हो जाता है, जैसे कि जो कि प्राइवेट वगैरह में होता है. एनीवे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, या जैसे कि रियल एस्टेट में देखो आप, गवर्नमेंट कितना पैसा जो लोकल सर्किल रेट होता है उससे 10 गुना ज्यादा देना पड़ता है जब बाई करने जाते हैं तो. बट गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो गवर्नमेंट बोलेगी ओके जो सर्किल रेट है उस पर ही हमें मिलेगा.
Okay. Democratic socialism, on other hand, holds faith in a mixed economy where both public and private sector coexist side by side. As the Supreme Court says, democratic socialism aims to end poverty, ignorance, disease and inequality of opportunity. अब देखो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब ये होता है, देखिए ये जो हमारा ये जो यहाँ पे ये जो वर्ड दिया हुआ है ना, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, ये इसका मीनिंग ये है, ठीक है। और स्टेट सोशलिज्म विच इन्वॉल्व द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एबोलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये चीज जैसे ये चाइना वाला है, दिस इज फॉर चाइनीज, चाइना में ऐसा होता है। बट हमारा जो इट इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है कि इट इज काइंड ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में मतलब पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट है वो और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट करेंगे साइड बाय साइड, ठीक है। और इसकी वजह से जो क्या मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का जो एम है, इट एंड्स पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब मान लो प्राइवेट सेक्टर भी, गवर्नमेंट सेक्टर भी, प्राइवेट सेक्टर में सबको गवर्नमेंट में जॉब नहीं लग रहा है, तो एक बहुत बड़ा तबका जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, ठीक है। बहुत से ऐसी जॉब्स हैं जो कि बहुत हाई पेइंग होती हैं प्राइवेट में, गवर्नमेंट में भी उतना नहीं मिलता है। उसकी वजह से क्या है, जो हमारा पॉवर्टी रिड्यूस होता है, इग्नोरेंस खत्म होता है, डिजीज कम होती है, पैसे हैं तो सब कुछ कम होगा, इनइक्वालिटी कम होती है, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में, ठीक है। तो ये जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, इट इज इन चाइना, आई थिंक इट मे बी इन रसिया ऑल्सो, रसिया का मुझे उतना नहीं पता, बट चाइना में पूरा का पूरा सब कुछ नेशनलाइज कर देते हैं वो, ठीक है। प्राइवेट का कुछ होता ही नहीं है, होता है बट उस पर भी उनका ही कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का ही होता है। बट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या है कि दोनों एग्जिस्ट होंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों एग्जिस्ट होंगे, दोनों साइड बाय साइड होंगे, और या उसका एम यहाँ पे दिया हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, ठीक है। इंडियन सोशलिज्म इज ब्लेंड ऑफ Marxism and Gandhism, leaning heavily towards Gandhian socialism, the new economic policy 1991 of liberalization, privatization and globalization, ठीक है। LPG बोलते हैं, LPG reform has however diluted the socialistic credential of Indian state, ठीक है। अब इसके बाद सेकुलर जो थर्ड पॉइंट दिया, which is secular, what is meaning of secular? The term secular too added by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. फिर से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सेकुलर वर्ड नहीं था, ये जो हमारा 42nd Constitutional Amendment Act हुआ उसके थ्रू आया, यहाँ पे ऐड किया गया। However, the Supreme Court said in 1974, although the word secular state were not expressly mentioned in the Constitution, there can be no doubt that the constitution maker wanted to establish such a state, and accordingly article 25 to 28 guarantee the fundamental right to freedom of religion have been included in the constitution. शुरू में तो नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि even though this word was not there, but still India was a secular state because in the article 25 to 28 which is a fundamental right, ये क्या करता है, it is giving guarantee to the fundamental right to the freedom of religion, ठीक है। मतलब कोई भी बंदा जो भी चाहता है वो रिलीजन फॉलो कर सकता है। जैसे हमारे इंडिया का, जैसे पाकिस्तान, इट इज इस्लामिक कंट्री, ठीक है, बट इंडिया में ऐसे वी डोंट से ओके वी आर द हिंदू कंट्री, वी आर द मुस्लिम कंट्री, वी आर द क्रिश्चियन कंट्री, वी डोंट से लाइक दिस बिकॉज वी डोंट हैव एनी रिलीजन। व्हेन सारे रिलीजन हैं, लेकिन किस एक रिलीजन को हम लोग सबसे टॉप में नहीं रखता, ठीक है। टॉप का मतलब ये है कि इवन पॉपुलेशन बेसिस पे हम जितने भी रिलीजन हैं इंडिया में सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर द सेकुलर स्टेट। वी एज अ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि हमारे लिए जितने भी रिलीजन है सब सेम, सब बराबर है, ऐसा नहीं है कि कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा है। सो दैट्स व्हाई वी आर अ सेकुलर स्टेट, ठीक है। The Indian Constitution embodied
the positive concept of secularism, that is all religion in our country, irrespective of their strength, have the same status and the support for the state from the state. ठीक है, मैंने वही बोला ना कि कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, जितने भी रिलीजन्स हैं सबको इक्वली स्टेटस दिया गया है, and even the support also equal support is given from the state. ठीक है, so that was the secular meaning of the secular. Next is the democratic or democratic polity, as stipulated in the preamble, is based on the doctrine of popular sovereignty, that is possession of सुप्रीम पावर बाय द पीपल. ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब ये होता है कि जो भी पावर मिला हुआ है स्टेट को, इट इज फ्रॉम द पीपल ऑफ कंट्री. ठीक है, जैसे हम लोग प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं या फिर प्रेसिडेंट चूज करते हैं, वो कैसे आते हैं, हम इंडियंस उन्हें चुन को भेजते हैं, और वो चीज कहाँ पे दिया हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी उठा और बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है. सो जो भी पावर डराइव होता है, इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द पीपल ऑफ द इंडिया. जैसे लाइन में शुरू में ही पहले आर्टिकल में दिया वी द पीपल, नहीं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में ही शुरू में ही दिया वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर लास्ट में सोलोमनी, वो फिर लास्ट में अडॉप्ट इन एक्ट. ठीक, अब हम ही बना रहे, हम ही अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब कि हम ही जो भी प्राइम मिनिस्टर को बनाना है, वाइस प्रेसिडेंट को बनाना है, प्रेसिडेंट को बनाना है, गवर्नर को बनाना है, चीफ मिनिस्टर को बनाना है, जिसको भी बनाना है, वी द पीपल, हम लोग बनाएंगे. तो डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि जो पब्लिक है, जो पीपल है, वही सुप्रीम पावर है. ठीक, वही सब कुछ कर रही है, वही सबको बना रही है. ओके, डेमोक्रेटिक इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. In direct democracy, the people exercise their supreme power directly, as in this case the Switzerland. ठीक, अब ये दो तरीके का होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में क्या है कि जो पीपल है वो डायरेक्टली एक्सरसाइज करती है, जैसे स्विट्जरलैंड में है. देयर आर 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, नेमली रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड. ठीक है, ये 4 तरीके के होते हैं हमारे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में. Indirect democracy, on other hand, the representative elected by the people exercise the power, supreme power, and thus carry on the government and make the law. जो कि हम फॉलो करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब जो हमारे लोग हैं, जो पीपल हैं, वो वोट करते हैं, चुन के लाते हैं, फिर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. जो लोग चुन के आते हैं वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, लॉ बनाते हैं. So this is nothing but this kind of indirect democracy. This type of democracy also known as representative democracy. जो indirect democracy, इसको ऐसा भी बोलते हैं representative democracy, is of 2 kinds, which is parliamentary and presidential. जो indirect democracy ये 2 टाइप की होती है, which is parliamentary and presidential. ठीक है, parliamentary हमारा यूके और इंडिया में होता है, presidential यूएस में होता है. The Indian Constitution provides for representative parliamentary democracy, under which the executive is responsible to legislature of all its policies and actions. ठीक, अब जो इंडिया में होता है वो इट्स अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और ये इसमें जो दे आर जो एक्सिक्यूटिव होता है, जो गवर्नमेंट होता है, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. ठीक है, मतलब ये गवर्नमेंट भी चलाएंगे, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म की जो डेमोक्रेसी होती है, और वो दे विल गो टू द पार्लियामेंट, वहां से हमारे लिए लॉ भी बनाएंगे. दोनों चीजें होती हैं. कैसे बनाएंगे? बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीरियोडिक इलेक्शन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सॉरी, in absence of discrimination on certain grounds, or the manifestation of democratic character of the Indian polity. ठीक है, ये सब अब ये लोग कैसे आएंगे, मतलब ना हाउ दीज थिंग्स विल बी डन. इन सब चीजों से होगा, पीरियोडिक इलेक्शन होगा ना, रूल ऑफ लॉ होगा, जुडिशरी होगी, जो हमारा इंडिपेंडेंस होगा. ठीक है, एक्सेट्रा. और डेमोक्रेटिक के बारे में क्या बोल रहे हैं? द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रीएम्बल in broader sense,
embracing not only the political democracy but also the economic democracy. ठीक है, मतलब preamble में जो बोल रहा है, it is not only the political democracy but also the economic, social and economic democracy. This dimension was stressed by Dr. Ambedkar in his concluding speech in the Constituent Assembly in November 25, 1949 in the following way. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. ठीक है, ये जो हमारे डॉक्टर अम्बेडकर है, इन्होंने थोड़ा सा इसको और स्ट्रेस किया डेमोक्रेसी के डायमेंशन को on 25th November 1949 and says political democracy cannot last until unless there lies at the base of its social democracy. ठीक है, what does social democracy means? जो social democracy का मतलब क्या होता है? It means a way of life which recognize liberty, equality and fraternity. मतलब इसका मीनिंग ये है कि जो life, a way of life, ठीक, which recognize liberty, equality and fraternity. ठीक है, fraternity मतलब भाईचारा भी बोलते हैं हिंदी में, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए बता रहा हूँ. The principle of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items in the Trinity. ठीक है, इनको अलग अलग नहीं ट्रीट करना है, together ट्रीट करना है. They form a union of Trinity in the sense that to divorce one from other is to defeat very purpose of the democracy. मतलब आप किसी एक को भी हटाओगे ना तो जो पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी वो उस डाइवोर्स हो जाएगा उसका. ठीक है, ये इट इज अ ट्रिनिटी. ये जब भी हम बोलेंगे तो इनको एक साथ ही बोलेंगे. ठीक है, liberty cannot be divorced from equality, equality cannot be divorced from liberty, nor can liberty or equality divorce from the fraternity. ठीक है भाई, जब भी रहेंगे साथ में ही रहेंगे, अलग नहीं हो सकता. Without equality, liberty would produce the supremacy of few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. ठीक है, अगर equality नहीं है, equality without liberty, ये तो इंडिविजुअल को किल करेगा, उसके इनिशिएटिव को किल करेगा. ठीक है, मतलब कुल कहने का मतलब ये कि जब भी हम सोशल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, these things will be will come into picture, which is liberty, equality and fraternity, and they will always be together. They cannot be किसी एक को भी हम निकाल नहीं सकते क्योंकि all three are related to each other. Okay. In the same context, the Supreme Court observed in 1997 that the Constitution envisioned to establish an egalitarian social order rendering to every citizen social, economic and political justice in a social and economic democracy of भारत रिपब्लिक. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट वो ऑब्जर्व किया था 1997 में, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन envisioned to establish an egalitarian social order rendering of every citizen. ठीक है, किस टाइप की जस्टिस होनी चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. ये तीनों जस्टिस होनी चाहिए, नॉट ओनली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इट हैज टू बी सोशल एज वेल. ओके, इन सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ भारत रिपब्लिक. ठीक है, मतलब आप जब भी जस्टिस की बात कर रहे हो तो इट शुड नॉट बी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, इट हैज टू बी सोशल एज वेल. Okay, so this was all about democratic. Now the fifth one is the republic. Okay, so meaning of republic is democratic polity can be classified into two categories: monarchy and republic. A monarchy, the head of state, usually king or queen, enjoy a hereditary position, that is he come into office through succession. Example Britain. अब जैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो टाइप की होती है, एक होती है मोनार्की होती है, एक होती है रिपब्लिक. मोनार्की में क्या है कि जैसे किंग और क्वीन होते हैं, किंग मरा, उसका जो बेटा होगा या बेटी होगी, दैट विल बिकम द किंग. इट इज मोनार्की, जिसे जो ब्रिटेन में अभी भी चल रहा है. ब्रिटेन में जैसे
मान लेते हैं कि उनकी जो पार्लियामेंट है, जो वहां पे क्वीन हमेशा सुप्रीम होती है, ठीक है, क्वीन जाएगी तो उसका जो भी सक्सेसर होगा वो क्वीन या किंग या क्वीन होगा। मान लेते हैं पार्लियामेंट में कोई बिल पास हुआ, वो मतलब तब तक एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक रानी उसको साइन नहीं करेगी, ठीक है। तो जैसे ब्रिटेन में मतलब दे सेड इट्स अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट अभी भी वहां पे एक तरह से मोनार्की है कि वहां पे क्वीन का साइन होना ही होना है, क्वीन का साइन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। So example is the Britain, like for the monarchy. In republic, on the other hand, the head of the state is always elected directly or indirectly for a fixed term. जैसे यूएस में, इंडिया में जो हमारे जो यूएस में प्रेसिडेंट होता है, इंडिया में इंडिया में प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, इनका टर्म फिक्स होता है 5 ईयर, ठीक है। 5 ईयर के बाद दोबारा इलेक्शन होगा, फिर से वो चुन करके आ गया, ठीक है, नहीं तो खत्म, जो दूसरा बंदा जीत के आएगा वो ही और सी विल बी द प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। सो दिस इज काइंड ऑफ रिपब्लिक कि पीपल विल कम ऑन द पावर बाय द इलेक्शन, ओके, दे विल इलेक्टेड बाय द पीपल। वो ऐसा नहीं कि किसी ने नॉमिनेट कर दिया और इट इज अ सक्सेसर टाइप का, ऐसा नहीं। Okay, example USA, therefore the term republic in our preamble indicated that India has an elected head called president. He is elected indirectly for a fixed period of 5 years, ठीक है, जो कि मैंने पहले बोल दिया। head of state president होता है, it is indirectly elected by the people, by the member of parliament and the state legislatures. प्रेसिडेंट वो डायरेक्ट इलेक्शन से आता है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट इलेक्शन से आता है इन इंडिया, प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्शन से आता है, ओके। रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स 2 more things. 1, vesting the political sovereignty in the people and not a single individual like king. अब रिपब्लिक का जो 2 मीनिंग होता है, ऑल्सो मीन्स 2 things. पहला ये होता है कि वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन द पीपल, ठीक है, एंड नॉट इन सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग की जैसा नहीं होता है। एंड सेकंड, द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज क्लास एंड हेंस ऑल रिपब्लिक ऑफिसेस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब ठीक है, किंग मोनार्की में क्या होता है, राजा का जो बेटा होगा वही किंग बनेगा अगला, या बेटी होगी वो बनेगा। रिपब्लिक में ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए वो ऑफिस खुला हुआ है। एनीवन कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर, एनीवन कैन बिकम द प्रेसिडेंट, बट उसका जो चीजें हैं वो आपको करना पड़ेगा। आपको यू हैव टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी, यू हैव टू प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ कि ठीक है, आपको जनरल इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जो भी रिक्वायरमेंट है 272 सीट्स लाने पड़ेंगे लोकसभा में, देन यू कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर। But this can be, this is applicable to everyone all over India में जितने भी लोग हैं सबके लिए। ऐसा नहीं कि किसी कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज के लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सो रिपब्लिक का मतलब यही है कि इट इज ओपन फॉर ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, ओके, एंड देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, फाइन, ओके। सो आई विल स्टॉप this preamble chapter today here. I think I will take one more part or 2 part. We'll see what is the length of the chapter based on the length of the chapter, okay. So I hope you like this video. Please give comment if you have not understand anything, or if you want to improve something in this video or anything else, you can please comment. I will be happy to take that. Thank you.